जल संसाधन। क्या आप सोचते हैं कि जो कुछ वर्तमान में है ऐसा ही रहेगा या भविष्य में कुछ पक्षों में अलग होने जा रहा है? कुछ निश्चितता के साथ यह कहा जा सकता है कि समाज जनांकीय परिवर्तन, जनसंख्या का भौगोलिक स्थानांतरण, प्रौद्योगिकी उन्नति, पर्यावरण निम्नीकरण और जल अभाव का साक्षी होगा। जल अभाव संभवतः इसकी बढ़ती हुई मांग, अति उपयोग तथा प्रदूषण के कारण घटती आपूर्ति के आधार पर सबसे बड़ी चुनौती है। जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से आच्छादित है, परंतु अलवणीय जल कुल जल का केवल लगभग 3% ही है। वास्तव में अलवणीय जल का एक बहुत छोटा भाग ही मानव उपयोग के लिए उपलब्ध है। अलवणीय जल की उपलब्धता स्थान और समय के अनुसार भिन्न भिन्न है। इस दुर्लभ संसाधन के आवंटन और नियंत्रण पर तनाव और लड़ाई झगड़े संप्रदायों, प्रदेशों और राज्यों के बीच विवाद का विषय बन गए हैं। विकास को सुनिश्चित करने के लिए जल का मूल्यांकन, कार्यक्षम उपयोग और संरक्षण आवश्यक हो गए हैं। इस अध्याय में हम भारत में जल संसाधनों, इसके भौगोलिक वितरण, क्षेत्रीय उपयोग और इसके संरक्षण और प्रबंधन की विधियों पर चर्चा करेंगे। भारत के जल संसाधन। भारत में विश्व के धरातलीय क्षेत्र का लगभग 2.45% जल संसाधन का 4%, जनसंख्या का लगभग 16% भाग पाया जाता है। देश में एक वर्ष में वर्षण से प्राप्त कुल जल की मात्रा लगभग 4,000 घन किमी है। धरातलीय जल और पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल से 1869 घन किमी जल उपलब्ध है। इसमें से केवल 60% जल का लाभदायक उपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार देश में कुल उपयोगी जल संसाधन 1122 घन किमी है। धरातलीय जल संसाधन। धरातलीय जल के चार मुख्य स्रोत हैं: नदियां, झीलें, तलैया और तालाब। देश में कुल नदियों तथा उनके उन सहायक नदियों जिनकी लंबाई 1.6 किमी से अधिक है को मिलाकर 10,360 नदियां हैं। भारत में सभी नदी बेसिनों में औसत वार्षिक प्रवाह 1869 किमी घन किमी होने का अनुमान किया जाता है गया है। फिर भी स्थलीकृत जलीय और अन्य दबावों के कारण प्राप्त धरातलीय जल का केवल लगभग 690 घन किमी यानी 32% जल का ही उपयोग किया जा सकता है। नदी में जल प्रवाह इसके जल ग्रहण कार्य के आकार अथवा नदी बेसिन और इस जल ग्रहण क्षेत्र में हुए वर्षा पर निर्भर करता है। आप क्लास 11th की पुस्तक भारत भौतिक पर्यावरण में पढ़ चुके हैं कि भारत में वर्षा में अत्यधिक स्थानीय विभिन्नता पाई जाती है और वर्षा मुख्य रूप से मानसूनी मौसम केंद्रित सकेंद्रित है। आप पुस्तक में पढ़ चुके हैं कि भारत में कुछ नदियां जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु के जल प्रवाह क्षेत्र बहुत बड़े हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र में वर्षा अपेक्षाकृत अधिक होती है। ये नदियां यद्यपि देश के कुल क्षेत्रों के लगभग 1/3 भाग पर पाई जाती हैं, जिनमें कुल धरातलीय जल संसाधनों का 60% जल पाया जाता है। दक्षिण भारतीय नदियों जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी में वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है, लेकिन ऐसा ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिनों में अभी भी संभव नहीं हो पा सका है। भौम्य जल संसाधन। देश में कुल पुनः पूर्ति योग्य भूमि जल संसाधन लगभग 432 घन किमी है। उत्तर पश्चिम प्रदेशों और दक्षिण भारत के कुछ भागों के नदी बेसिनों में भौम्य जल का उपयोग अपेक्षाकृत अधिक है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु राज्यों में भौम्य जल का उपयोग बहुत अधिक है, परंतु कुछ राज्य जैसे छत्तीसगढ़, उड़ीसा, केरल आदि अपने भौम्य जल क्षमता का बहुत कम उपयोग करते हैं। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, त्रिपुरा और महाराष्ट्र अपने भौम्य जल संसाधनों का मध्यम दर से उपयोग कर रहे हैं। यदि वर्तमान प्रवृत्ति जारी रहती है तो जल के मांग की आपूर्ति करने की आवश्यकता होगी। ऐसी स्थिति विकास के लिए हानिकारक होगी और सामाजिक उथल पुथल और विघटन का कारण हो सकती है। लैगून और पश्च जल। भारत की समुद्री तट रेखा विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहुत तंतुरित इंडेंटेड है। इसी कारण बहुत सी
लैगून और झीलें बन गई हैं। केरल, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में इन लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन है। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में खारा जल है, जिसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में किया जाता है। जल की मांग और उपयोग पारंपरिक रूप से भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है और इसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग कृषि पर निर्भर है। इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सिंचाई के विकास को एक अति उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और बहुउद्देशीय नदी घाटियों परियोजनाओं जैसे भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, दामोदर घाटी, नागार्जुन सागर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आदि शुरू की गई हैं। वास्तव में भारत की वर्तमान में जल की मांग सिंचाई की आवश्यकताओं के लिए अधिक है। धरातलीय और भौम्य जल का सबसे अधिक उपयोग कृषि में होता है। इसमें धरातलीय जल का 89% और भौम्य जल का 92% जल उपयोग किया जाता है, जबकि औद्योगिक सेक्टर में सतह जल का केवल 2% और भौम्य जल का 5% भाग ही उपयोग में लाया जाता है। घरेलू सेक्टरों में धरातलीय जल का उपयोग भौम्य जल की तुलना में अधिक 9% है। कुल जल उपयोग में कृषि सेक्टर का भाग दूसरे सेक्टरों से अधिक है। फिर भी भविष्य में विकास के साथ साथ देश में औद्योगिक और घरेलू सेक्टरों में जल का उपयोग बढ़ने की संभावना है। सिंचाई के लिए जल की मांग। कृषि में जल का उपयोग मुख्य रूप से सिंचाई के लिए होता है। देश में वर्षा के स्थानीय सामयिक परिवर्तिता के कारण सिंचाई की आवश्यकता होती है। देश के अधिकांश भागों वर्षा विहीन और सूखाग्रस्त हैं। उत्तर पश्चिमी भारत और दक्कन का पठार इसके अंतर्गत आते हैं। देश के अधिकांश भागों में शीत और ग्रीष्म ऋतुओं में न्यूनाधिक शुष्कता पाई जाती है, इसीलिए शुष्क ऋतुओं में बिना सिंचाई के खेती करना कठिन होता है। पर्याप्त मात्रा में वर्षा वाले क्षेत्र जैसे भारत के नक्शे में सिंधु बेसिन नदी बेसिन को प्रचलित किया गया है। पश्चिमी प्रवाह नदी समूह एक कच्छ सौराष्ट्र में नदियां और लूनी नदी का दृश्य दिखाया गया। ये सिंधु बेसिन के किनारे वाला गंगा बेसिन, बीच में ब्रह्मपुत्र बेसिन, बराक बेसिन, कर्क रेखा के ऊपर स्वर्ण रेखा बेसिन, जो कर्क रेखा के नीचे ब्राह्मी एवं बैतरणी बेसिन, महानदी बेसिन, साबरमती बेसिन, माही बेसिन, नर्मदा बेसिन, ताप्ती बेसिन, गोदावरी बेसिन, कृष्णा बेसिन, पेन्नार बेसिन, कावेरी बेसिन। पश्चिमी प्रवाह नदियां समूह ताप्ती के दक्षिण की नदियां हैं। समूह इधर पूर्वी प्रवाह की नदियां समूह एक महानदी और पेन्नार के बीच की नदी सीमा है। पूर्व प्रवाह नदियां समूह कन्याकुमारी और पेन्नार के बीच की नदियों को प्रदर्शित करता है। काले रंग वाले जो हैं पश्चिमी प्रवाह को और हल्के थोड़े से वाले पूर्वी प्रवाह को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये नीचे 0 से 200 से 400 से 600 किमी में प्रदर्शित किया गया है। ये आंकड़े दिखाए गए हैं। 0 से 400, 200 से 400 भारत नदी बेसिन को प्रदर्शित करता है। बंगाल और बिहार में भी मानसून के मौसम में अवर्षा तथा इसका असफलता सूखा जैसी स्थिति उत्पन्न कर देती है, जो कृषि के लिए हानिकारक होती है। कुछ फसलों के लिए जल की कमी सिंचाई को आवश्यक बनाती है। उदाहरण के लिए चावल, गन्ना, जूट आदि के लिए अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है, जो केवल सिंचाई द्वारा संभव है। सिंचाई की व्यवस्था बहुफसलीकरण को संभव बनाती है। ऐसा पाया गया कि सिंचित भूमि की कृषि उत्पादकता असिंचित भूमि की अपेक्षा ज्यादा होती है। दूसरे फसलों की अधिक उपज देने वाली किस्मों के लिए आर्द्रता आपूर्ति नियमित रूप से आवश्यक है, जो केवल विकसित सिंचाई तंत्र से ही संभव होती है। वास्तव में ऐसा इसलिए है कि देश में कृषि विकास की हरित क्रांति का रणनीति पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में अधिक सफल हुई है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नीवल बोए गए क्षेत्रों का 85% भाग सिंचाई के अंतर्गत है। इन राज्यों में गेहूं और चावल मुख्य रूप से सिंचाई की सहायता से पैदा किए जाते हैं। नीवल सिंचित क्षेत्र का 76.1% पंजाब में और 51.3% हरियाणा में कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचित
हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि ये राज्य अपने संभावित भौम जल के एक बड़े भाग का उपयोग करते हैं, जिससे कि इन राज्यों में भौम जल में कमी आ जाती है। इन राज्यों में भौम जल संसाधन के अत्यधिक उपयोग से भौम जल स्तर नीचे हो गया है। वास्तव में कुछ राज्यों जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया है, और इस वजह से पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ भागों में संख्या आर्सेनिक के संकेंद्रण की वृद्धि हो गई है। क्रियाकलाप पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गहन सिंचाई से मृदा में लवणता बढ़ गई है और भूमि जल सिंचाई में कमी आ रही है। इसके कृषि पर संभावित प्रभाव की चर्चा कीजिए। संभावित जल समस्या। जल की प्रति व्यक्ति उपलब्धता जनसंख्या बढ़ने से दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। उपलब्ध जल संसाधन औद्योगिक, कृषि और घरेलू निस्संस्करणों से प्रदूषित होता जा रहा है, और इस कारण उपयोगी जल संसाधन की उपलब्धता और सीमित होती जा रही है। जल के गुणों के ह्रास। जल गुणवत्ता से तात्पर्य जल की शुद्धता अथवा अनावश्यक बाहरी पदार्थों से रहित जल से है। जल बाह्य पदार्थों जैसे सूक्ष्म जीवों, रासायनिक पदार्थों, औद्योगिकी और अन्य अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषित होता है। इस प्रकार के पदार्थ जल के गुणों में कमी लाते हैं और इसे मानव उपयोग के योग्य नहीं रहने देते। जब विषैले पदार्थ झीलों, सरिताओं, नदियों, समुद्रों और अन्य जलाशयों में प्रवेश करते हैं, वे जल में घुल जाते हैं अथवा जल में निलंबित हो जाते हैं। इससे जल प्रदूषण बढ़ता है और जल के गुणों में कमी आने से जलीय तंत्र, एक्वाटिक सिस्टम प्रभावित होते हैं। कभी कभी प्रदूषक नीचे तक पहुंच जाते हैं और भौम जल को प्रदूषित करते हैं। देश में गंगा और यमुना दो अत्यधिक प्रदूषित नदियां हैं। चित्र 6.2 में गंगा और इसकी सहायक नदियां और उन पर स्थित शहर दर्शाए गए हैं। क्रियाकलाप। गंगा और इसकी सहायक नदियों पर बसे हुए मुख्य शहर, नगरों और उनके मुख्य उद्योगों को ढूंढिए और बताइए। जल संरक्षण और प्रबंधन। अलवणीय जल की घटती हुई उपलब्धता और बढ़ती मांग से सतत पोषणीय विकास के लिए इस महत्वपूर्ण जीवनदायी संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन की आवश्यकता बढ़ गई है। विलवणीकरण द्वारा सागर महासागर से प्राप्त जल उपलब्धता उसकी अधिक लागत के कारण नगण्य हो गई है। भारत को जल संरक्षण के लिए तुरंत कदम उठाने हैं और प्रभावशाली नीतियां और कानून बनाने हैं और जल संरक्षण हेतु प्रभावशाली उपाय अपनाने हैं। जल बचत तकनीकी और विधियों के चित्र में भारत अच्छी गुणवत्ता का पानी। दिल्ली अच्छी गुणवत्ता का पानी के यमुना नदी, गंगा नदी। निम्न गुणवत्ता का पानी इधर राजस्थान साइड में वाराणसी इलाहाबाद। निम्न गुणवत्ता का पानी कर्क रेखा के जस्ट नीचे दिखाई गई है। सिंचित भू क्षेत्र। वाराणसी शहर अन्य बड़े शहरों के लिए जो काले रंग वाले हैं, बड़ा वाला बनारसी शहर से होती है, जो छोटे बिना अन्य बड़े शहर के लिए होते हैं, जो 0 से 200 से 400 से 600 किमी के बीच दिखाई गई है। नीचे बंगाल की खाड़ी, गंगा और उसकी सहायक नदियों और उन परिस्थित शहरों को दृश्य में प्रदर्शित किया गया है। विकास के अतिरिक्त प्रदूषण से बचाव के प्रयास भी करने चाहिए। जल संभरण, विकास, वर्षा जल संग्रहण, जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग और लंबे समय तक जल की आपूर्ति के लिए जल के संयुक्त उपयोग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जल प्रदूषण का निवारण। उपलब्ध जल संसाधनों का तेजी से निम्नीकरण हो रहा है। देश की मुख्य नदियों के प्रायः पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपरी भागों तथा कम बसे क्षेत्रों में अच्छी जल गुणवत्ता पाई जाती है। मैदानों में नदी जल का उपयोग गहन रूप से कृषि, पीने, घरेलू और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। अपवाहिकाओं के साथ कृषिगत उर्वरक और कीटनाशक, घरेलू ठोस और अपशिष्ट पदार्थ जैसे औद्योगिक बहिस्राव नदी में मिल जाते हैं। नदियों में प्रदूषक का संकेंद्रण गर्मी के मौसम में बहुत अधिक होता है, क्योंकि उस समय जल का प्रवाह कम होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड SPC के साथ मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरन किया जा रहा है। इन स्टेशनों से प्राप्त किया गया आंकड़ा दर्शाता है कि जैव और जीवाणुविक प्रदूषण, नदियों में प्रदूषण
नदियों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। दिल्ली और इटावा के बीच यमुना नदी देश में सबसे अधिक प्रदूषित नदी है। दूसरी प्रदूषित नदियां अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुराई में काली, अंडयार, कुअम संपूर्ण विस्तार, वैगई, हैदराबाद में मूसी तथा कानपुर और बनारसी में गंगा है। भौम जल प्रदूषण देश के विभिन्न भागों में भारी विषैली धातुओं, फ्लोराइड और नाइट्रेटस के संकेंद्रण के कारण होता है। वैधानिक व्यवस्थाएं जैसे जल अधिनियम 1974, प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण और पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 प्रभावपूर्ण ढंग से कार्यान्वित नहीं हुए हैं। परिणाम यह है कि 1997 में प्रदूषण फैलने वाले 251 उद्योग नदियों और झीलों के किनारे स्थापित किए गए थे। जल उपकर अधिनियम 1977, जिसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना, उससे भी सीमित प्रभाव हुए। जल के महत्व और जल प्रदूषण के अधिक प्रभाव के बारे में जागरूकता का प्रयास करने की आवश्यकता है। जन जागरूकता और उनकी भागीदारी से कृषिगत कार्यों तथा घरेलू और औद्योगिक विसर्जन से प्राप्त प्रदूषकों में बहुत प्रभावशाली ढंग से कमी लाई जा सकती है। जल का पुनः चक्र और पुनः उपयोग दूसरे रास्ते हैं जिनके द्वारा अलवणीय जल की उपलब्धता को सुधारा जा सकता है। कम गुणवत्ता के जल का उपयोग जैसे शोधित अपशिष्ट जल उद्योग के लिए एक आकर्षक विकल्प है और जिसका उपयोग शीतलन एवं अग्निशमन के लिए करके वह जल पर होने वाली लागत को कम कर सकते हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्र में स्नान और बर्तन धोने में प्रयुक्त जल को ये रिवर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बट आल्सो ऑफ peace. Rich countries poor in the supply of water. WWF. Climate change. Burmer grapples with the flood. Survivals insect and the ये भाखड़ा से नर्मदा तक बांध से भी ऊंची है विस्थापन की समस्या। समाचार विवरणों में उठाए गए मुद्दे पर चर्चा कीजिए। बागवानी के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। वाहनों को धोने के लिए प्रयुक्त जल का उपयोग भी बागवानी में किया जा सकता है। इससे अच्छी गुणवत्ता वाले जल का पीने के उद्देश्य के लिए संरक्षण होगा। वर्तमान में पानी का पुनः चक्रण एक सीमित माप में किया गया है, फिर भी पुनः चक्रण द्वारा पुनः पूर्ति योग्य जल की उपादेयता व्यापक है। क्रियाकलाप अपने घर में विभिन्न कार्यों के लिए उपयोग में लाए गए जल की मात्रा को देखिए और वे तरीके बताइए जिनसे विभिन्न कार्यों के लिए इस जल का पुनः उपयोग और पुनः चक्रण किया जा सकता हो। कक्षा अध्यापकों को जल के पुनः चक्रण और पुनः उपयोग पर एक चर्चा का आयोजन करना चाहिए। जल संभर प्रबंधन। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातलीय और भौम्य जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से इसके अंतर्गत बहते जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अंतःस्रवण, तालाब, पुनः भरण, कुओं आदि के द्वारा भौम्य जल का संचय और पुनः भरण शामिल हैं। तथापि विस्तृत अर्थ में जल संभर प्रबंधन के अंतर्गत सभी संसाधनों प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों और जल संभर सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुत्पादन और विवेकपूर्ण उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। जल संभर प्रबंधन का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। जल संभर व्यवस्था की सफलता मुख्य रूप से संप्रदायों के सहयोग पर निर्भर करती है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में बहुत से जल संभर विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इनमें से कुछ गैर सरकारी संगठनों द्वारा भी चलाए जा रहे हैं। हरियाली केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जनसंख्या को पीने, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनरोपण के लिए जल संरक्षण के लिए योग्य बनाना है। परियोजना लोगों के सहयोग से ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित की जा रही है। नीरू मीरू जल और आप कार्यक्रम आंध्र प्रदेश में और अरावली पानी संसद अलवर राजस्थान में के अंतर्गत लोगों के सहयोग से विभिन्न जल संग्रहण संरचनाएं जैसे अंतःस्रवण तालाब, ताल, जोहड़
की खुदाई की गई है और रोक बांध बनाए गए हैं। तमिलनाडु में घरों में जल संग्रहण संरचना को बनाना आवश्यक कर दिया गया है। किसी भी इमारत का निर्माण बिना जल संग्रहण संरचना बनाए नहीं किया जा सकता। कुछ क्षेत्रों में जल के संभर विकास परियोजनाएं पर्यावरण और अर्थव्यवस्था का कायाकल्प करने में सफल हुई हैं। फिर भी सफलता कुछ ही कहानियां हैं। अधिकांश घटनाओं में कार्यक्रम अपनी उदीयमान अवस्था पर ही है। देश में लोगों के बीच जल संभर विकास और प्रबंधन के लाभों को बताकर जागरूकता उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इस एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन उपागम द्वारा जल उपलब्धता सतत पोषणीय आधार पर निश्चित रूप से की जा सकती है। वर्षा जल संग्रहण विभिन्न उपयोगों के लिए वर्षा के जल को रोकने और एकत्र करने की विधि है। इसका उपयोग भूमिगत जल वृंतों के पुनर्भरण के लिए भी किया जाता है और यह एक कम मूल्य और पारिस्थितिकी अनुकूल विधि है जिसके द्वारा पानी की प्रत्येक बूंद संरक्षित करने के लिए वर्षा जल को नलकूपों, गड्ढों और कुओं में एकत्र किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण पानी की उपलब्धता को बढ़ाता है, भूमिगत जल स्तर को नीचा होने से रोकता है, फ्लोराइड और नाइट्रस जैसे दूषकों को कम करके अवमिश्रण भूमिगत जल की गुणवत्ता बढ़ाता है, मृदा अपरदन और बाढ़ को रोकता है और यदि इसे जल वृंतों के पुनर्भरण के लिए उपयोग किया जाता है तो तटीय क्षेत्रों में लवणीय जल के प्रवेश को रोकता है। देश में विभिन्न समुदाय लंबे समय से अनेक विधियों से वर्षा जल संग्रहण करते आ रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण सतत संचयन जलाशयों जैसे झीलों, तालाबों, सिंचाई तालाबों आदि में किया जाता है। राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे जिन्हें कुंड अथवा टाका एक ढका हुआ भूमिगत टंकी के नाम से जानी जाती है, जिनका निर्माण घर अथवा गांव के पास या घर में संग्रहित वर्षा जल को एकत्र करने के लिए किया जाता है। वर्षा जल संग्रहण के विभिन्न विधियों को समझने के लिए चित्र 6.3 को देखिए। चित्र 6.3 रालेगंज सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र में जल संभर विकास एक वस्तु स्थिति अध्ययन। महाराष्ट्र में अहमदनगर जिले में रालेगंज सिद्धि एक छोटा सा गांव है। पूरे देश में जल संभर विकास का एक उदाहरण है। 1975 में यह गांव गरीबी और शराब के गैर कानूनी व्यापार जाल में जकड़ा हुआ था। उस समय गांव में परिवर्तन आया जब सेना का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी उस गांव में बस गया और जल संभर विकास का कार्य आरंभ किया। उसने गांव वालों को परिवार नियोजन और ऐच्छिक श्रम, खुली चराई, वृक्ष की कटाई रोकने और मद्य निषेध के लिए तैयार किया। ऐच्छिक श्रम आर्थिक सहायता के लिए सरकार पर कम से कम निर्भर रहने के लिए आवश्यक था। उस स्वयंसेवी के कथानुसार इसने परियोजनाओं की लागत और समाजीकरण कर दिया। जो व्यक्ति गांव के बाहर काम कर रहे थे उन्होंने भी प्रतिवर्ष 1 महीने का वेतन देकर विकास में सहयोग दिया। गांव में अंतःस्रावी तालाब के निर्माण के साथ कार्य शुरू हुआ। 1975 में तालाब में पानी नहीं रुक सका, तटबंध की दीवारें रिस रही थी। तटबंध को स्वैच्छिक रूप से मरम्मत करने के लिए लोगों को एकत्र किया गया। लोगों की याद में पहली बार गर्मी में इसके नीचे 7 कुएं में जल भरा गया। लोगों ने अपने नेता और उसके विचारों में अपना विश्वास दिखाया। नौजवान का एक समूह बनाया जिसे तरुण मंडल कहा गया। समूह ने दहेज प्रथा, जातिगत और छुआछूत पर प्रतिबंध लगाने का काम किया। शराब आसवन इकाई खत्म कर दी गई और मद्य निषेध लागू कर दिया गया। थान पर चारा देने पर जोर देकर खुली चराई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। गहन जल फसल जैसे गन्ने की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे दाल, तिलहन और कुछ नकदी फसलों की प्रोत्साहित किया गया। स्थानीय संस्थाओं के सारे चुनाव सर्वसम्मति के आधार पर शुरू कर दिए गए। इसने संप्रदाय के नेताओं को लोगों
का पूर्ण प्रतिनिधि बना दिया। न्याय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई, तब से कोई भी मुकदमा पुलिस को नहीं दिया जाता। 22 लाख रुपए की लागत से एक विद्यालय का इमारत का निर्माण केवल गांव के संसाधनों के उपयोग से किया गया। उसके लिए कोई भी दान नहीं लिया गया। आवश्यकता पड़ने पर धन को कर्ज लेकर बाद में वापस कर दिया गया। गांव वालों को इस आत्मनिर्भरता से गर्व महसूस हुआ। गर्व की अनुप्रेरणा और ऐच्छिक भावना की इस अनुप्रेरणा से श्रम की हिस्सेदारी की एक नई प्रणाली का विकास हुआ। लोग कृषि कार्य में स्वेच्छा से एक दूसरे की मदद करने लगे। भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार मिल गया। आजकल ग्राम अपनी समीपवर्ती ये रालेगन सीधी जल संभरण विकास से पूर्व की संरचना दिखाई गई है। ग्राम में उनके लिए भूमि खरीदने की योजना बनाते हैं। वर्तमान में जल पर्याप्त मात्रा में है, खेती फल फूल रही है। यद्यपि उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग अत्यधिक हो रहा है। नेता के बाद कार्य जारी रखने के लिए वर्तमान पीढ़ी की समृद्धि को बनाए रखने की योग्यता के संबंध में प्रश्न उठता है। उनके शब्दों में उनका उत्तर मिलता है, रालेगन के विकास की प्रक्रिया एक आदर्श गांव बनाने तक नहीं रुकेगी। बदलते समय के साथ लोग विकास के नए रास्ते की ओर अग्रसर हैं। भविष्य में रालेगन देश का एक अलग मॉडल प्रस्तुत करता है। रालेगन सीधी जल संभरण का विकास बाद में दृश्य दिखाया गया है। समस्याओं को कम करने के उपागमों को अपनाने से क्या होता है, एक सफल कहानी बताती है। जल संभरण प्रबंधन द्वारा जल संरक्षण, झीलों द्वारा जल संरक्षण, प्रस्तर कूप, चेक डैम, सर्विस कूप द्वारा जल संरक्षण, पुनर्भरण कूप द्वारा जल संरक्षण, छत पर वर्षा जल संरक्षण, सर्विस कूप, ब्रिक छतरी, इधर बालू छतरी, भंडारण टंकी, पुनः भरण कूप, वर्षा जल संग्रहण की विभिन्न विधियां दिखाई गई। बहुमूल्य जल संसाधन के संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण प्रविधि का उपयोग करने का क्षेत्र व्यापक है। इसे घर की छत और खुले स्थानों में वर्षा जल द्वारा संग्रहण किया जा सकता है। वर्षा जल संग्रहण घरेलू उपयोग के लिए भूमिगत जल पर समुदाय की निर्भरता कम करता है। इसके अतिरिक्त मांग आपूर्ति अंतर के लिए सेतु प्रबंधन के कार्य के अतिरिक्त इससे भौम जल निकालने में ऊर्जा की बचत होती है, क्योंकि भौम जल से भौम जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। आजकल वर्षा संग्रहण विधि का देश के बहुत से राज्यों में बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। वर्षा जल संग्रहण के मुख्य रूप से नगरीय क्षेत्रों को लाभ मिल सकता है, क्योंकि जल की मांग अधिकांश नगरों और शहरों में पहले की आपूर्ति से आगे बढ़ चुकी है। उपर्युक्त कारकों के अतिरिक्त विशेषकर तटीय क्षेत्रों में पानी की विलवणीकरण और शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खारे पानी की समस्या, नदियों को जोड़कर अधिक जल के क्षेत्रों में कम जल के क्षेत्रों में जल स्थानांतरित करके भारत में जल समस्या को सुलझाने का महत्वपूर्ण उपाय है। फिर भी वैयक्तिक उपभोक्ताओं, घरेलू और समुदायों के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी समस्या जल का मूल्य है। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की मुख्य विशेषता। राष्ट्रीय जल नीति 2002 जल आवंटन प्राथमिकताएं विस्तृत रूप से निम्नलिखित क्रम में निर्दिष्ट की गई। पेयजल, सिंचाई, जल शक्ति, नौकायन, औद्योगिकी और अन्य उपयोग। इस नीति में जल व्यवस्था के लिए प्रगतिशील नए दृष्टिकोण निर्धारित किए गए। इसके मुख्य लक्षण इस प्रकार हैं। सिंचाई और बहुउद्देशीय परियोजनाओं में पीने का जल घटक में सम्मिलित करना चाहिए, जहां पेयजल के स्रोतों का कोई भी विकल्प नहीं है। पेयजल सभी मानव जाति और प्राणियों को उपलब्ध कराना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। भौम जल के शोषण को सीमित और नियमित करने के लिए उपाय करने चाहिए। सतत और भौम जल दोनों की गुणवत्ता के लिए नियमित जांच होनी चाहिए। जल की गुणवत्ता सुधारने के लिए एक चरणबद्ध कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। जल के सभी विविध प्रयोगों में कार्य क्षमता सुधारनी चाहिए। दुर्लभ संसाधन के रूप में जल के लिए जागरूकता विकसित करनी चाहिए। शिक्षा, विनिमय, उपक्रमणों, प्रेरकों और अनुक्रमणों द्वारा संरक्षण चेतना बढ़ानी चाहिए। स्रोत जल क्षेत्र में भारत के सुधार उपक्रम, इंडिया रिफॉर्म
इनिशिएटिव इन भारत सरकार 2002 वाटर सेक्टर ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली क्रियाकलाप राष्ट्रीय जल नीति 2012 तथा गंगा संरक्षण के बारे में वेबसाइट www.rminic इनसे सूचनाएं एकत्र करें तथा कक्षा में चर्चा करें। जल क्रांति 2015 से 16 में जल एक पुनः उपयोगी संसाधन है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित है तथा आपूर्ति की मांग के बीच अंतर समय के साथ बढ़ता जाएगा। वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन दुनिया के कई क्षेत्रों में जल तनाव की स्थिति पैदा कर देते हैं। भारत की एक खास स्थिति उच्च जनसंख्या वृद्धि और तेजी से आर्थिक विकास के साथ पानी की बढ़ती मांग है। जल क्रांति अभियान भारत सरकार द्वारा 2015 से 16 में आरंभ किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य देश में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लोग पारंपरिक तरीके से जल संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करते हैं। जल क्रांति अभियान का लक्ष्य स्थानीय निकायों और सरकारी संगठनों व नागरिकों को सम्मिलित करके इस अभियान के उद्देश्य के बारे में जागरूकता फैलाना है। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां प्रस्तावित की गई हैं। पहला, जल ग्राम बनाने के लिए देश के 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक ग्राम जिसमें जल की कमी है उसे चुना गया है। भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तर कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, दक्षिण राजस्थान, गुजरात, पश्चिम ओडिशा, पूर्व मेघालय, उत्तर पूर्व। प्रदूषण को कम करने के लिए जल संरक्षण और कृत्रिम पुनः भरण, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जन संचार माध्यम जैसे रेडियो, टीवी, प्रिंट मीडिया, पोस्टर, इस प्रतिस्पर्धा, निबंध प्रतियोगिता माध्यम है। जल क्रांति अभियान इस तरह से बनाया गया है कि जल सुरक्षा द्वारा खाद्य सुरक्षा और आजीविका प्रदान की जाए।